धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते समझते हैं व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, एज यूजुअल आपको खबर मिल गई होगी, हमें तो मिली है, बाकी कितनी सही है कितनी गलत है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन खबर यही है कि जूता परेड शुरू हो गई है। जो भक्ति के चरम शिखर पे पहुंच गए थे यूपी वाले की, और अब उस भक्ति में समुद्र तो सूख ही गए थे, अब जो बचे हुए रोड़े हैं अब वो बरसने लगे हैं। तो समुद्र से पत्थर बरसने लगे हैं कि समुद्र तो सूख गए। तो अब ये कितने बरसेंगे कितने नहीं बरसेंगे, कहाँ तक बरसेंगे और किस किस पे बरसेंगे मालूम नहीं। लेकिन ये दौर अब नया शुरू हुआ है और कहाँ तक जाएगा पता नहीं। और जो उनसे ये इनके बने हुए थे भक्त, अब उनको समझ आए भी भक्ति का ये रंग भी होता है। तो अब इस रंग से वो कैसे इस समस्या को समझाएंगे और कैसे अपनी वारिस को बचाएंगे तो पता नहीं, लेकिन जूता तो बजने लगा है। तो खैर, शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं कि बहुत सारी साथ संगत के इस मामले में फ़ोन बहुत आ रहे हैं कि फार्म जो है, आधार कार्ड जो है, इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा मांगी जा रही है, ज़बरदस्ती मांगी जा रही है और ज़बरदस्ती फार्म साइन करवाए जा रहे हैं। और ये कह के साइन करवाए जा रहे हैं भी हजूर महाराज जी का आदेश है। तो इसको लेकर बहुत सारी जगहों पे नाम चर्चाओं में या साथ संगत की और जितने भी ये इनकी पूरी ठगों की बस्ती जाती है, टोली कह सकते हैं आप, 85 मेंबरों की, और भी जो भी ये सैंपल जाते हैं एडम ब्लॉक वाले नमूने, तो इन सब के साथ झगड़ा कई जगह सुनने में आया है। कहीं लुधियाना में हुआ, कभी बठिंडा में, कभी इधर चंडीगढ़ साइड में भी हुआ, किसी ने जींद में भी बताया। तो कई अलग अलग जगहों पे इस तरह के झगड़ों की खबर लगातार आ रही है कि ज़बरदस्ती फार्म साइन करा रहे हैं और उसके बाद फार्म भरते नहीं है, फार्म को खाली छोड़ देते हैं। और जब ये लोग जिनके जिस साथ संगत के जैसे बीपीएल कार्ड बने हुए हैं या बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को मिलती हैं, आयुष्मान भारत योजना है, इस तरह की योजनाएं हैं जिसमें कुछ क्राइटेरिया है। लेकिन क्या है कि जो ये फार्म लिए जा रहे हैं, फार्म में क्या है कि आपकी आमदनी उन्होंने 2 लाख रुपए भर दी, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भर दी और इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में आपका वैसा है नहीं। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको जो सरकारी मिलने वाली सुविधाएं हैं उन सुविधाओं पे रोक लग जाए, या आपको मान लो किसी को कोई जॉब में आरक्षण है, किसी को आर्थिक तौर पे आरक्षण है, अलग अलग गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ अलग अलग स्टेट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारी स्कीम्स हैं जो चलती हैं। लेकिन ये जो फार्म है ज़बरदस्ती भरवा रहे हैं, इससे जो स्कीम है, सरकारी स्कीम है, उस पर भी असर आ रहा है। भी किसी का बीपीएल कार्ड कैंसिल हो गया, किसी का कुछ हो रहा है, क्योंकि ये सारा डाटा जो है वो अपनी मर्जी से भर के सरकार के रिकॉर्ड पे चढ़ रहा है। अब सरकारी रिकॉर्ड में आपकी आमदनी मान लो 10,000 रुपये या 15,000 रुपये महीना है और आपका जो दान का रिकॉर्ड है वो मान लो 4 लाख रुपए साल का निकाल दिया जाए, तो फिर सरकारी आमदनी में आपकी आमदनी 30 से 35,000 या 40,000 रुपये महीना हो जाएगी। और उसके हिसाब से आपकी इनकम टैक्स की स्लैब जो है वो बदल जाएगी। और बदलने के बाद आपको किसी भी समय इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है कि इतना टैक्स आपको सरकार को देना है, और अगर नहीं दोगे तो आपके सारे बैंक खाते सील कर दिए जाएंगे और आपके ऊपर मुकदमा चल पड़ेगा और आपको सजा भी हो सकती है, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो तमाम चीज़ें हो रही हैं और इसमें आपको समझा देते हैं भी, क्योंकि एक आधे ने पूछा तो बता दिया था, लेकिन जब कई लोगों ने पूछ लिया तो आपको ओपन तौर पे बताते हैं है क्या ये मसला और क्या नहीं है, तो क्यों ये फार्म भरवाए जा रहे हैं, सब आपको बताते हैं। असल में क्या है, जितनी जानकारी हमारे पास है, जब 25 अगस्त 2017 का दंगा हनीप्रीत पार्टी इन सब ने करवाया, उसके बाद क्या है कि डेरा के जितना भी बैंक अकाउंट्स हैं इन सब की जांच शुरू हुई।
उस जांच में क्या हुआ, जब ये सारा दंगा वगैरह हुआ तो डेरे के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए जिसे कह सकते हैं, जो मतलब बैंक के खातों का या कह सकते हैं आपने कितना खर्चा किया नहीं किया, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो मतलब इनकम टैक्स भरते हैं, उनको पता होता है सीए क्या काम करते हैं। सीए एक ऑडिट करते हैं, भी सारा हिसाब किताब लगाते हैं, आपका कितना टैक्स बनता है, वो टैक्स आपको सरकार को देना होता है। तो जो सीए थे वो सारे भाग गए। भागने के बाद क्या हुआ, जो 2 नंबर के अकाउंटेंट थे वो क्या करते थे, यहाँ पे डेरे में 2 तरह के अकाउंटेंट है। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो क्या होता है, वो एक भिवानी की कोई फर्म है, ऋषि शर्मा कंसल्टेंट ऐसा कुछ नाम से है। क्योंकि क्या होता है, ऑडिट जो होता है आपका इंडिपेंडेंट फर्म से होता है, वो आप उसको जॉब पे नहीं रख सकते ऑडिट करने वाले को, उसको आप हायर करते हो, भी हमारा ऑडिट कर दो, और वो सरकार की तरफ से उसके पास लाइसेंस होता है, वो आपका ऑडिट करके रिपोर्ट जमा करता है, इसलिए उसे न्यूट्रल रिपोर्ट माना जाता है। तो ऐसे भिवानी में कोई फर्म है, वो डेरे का ऑडिट करती है ऋषि शर्मा कंसल्टेंट के नाम से, इस तरह से नाम से करती आई है, और वो पिताजी के अकाउंट्स का सबका ऑडिट वही करती है जो हमें सुनने में आया। बाकी हो सकता है और भी कोई फर्म हो, लेकिन डेरे में जो बोर्ड लगे हैं वो इसी फर्म के लगे हुए हैं। इसके अलावा डेरे के अंदर एक बहुत सारी अकाउंटेंट की फौज है, वो उसमें से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। उनका एक आधा 2 नंबर में मुखिया बना रखा है, जैसे जो कहने को तो वो दूसरी फर्म का है सीए, लेकिन एक तरह से इनको सपोर्टिव कह देते हैं। वो क्या करते हैं, 2 नंबर के अकाउंट बनाते हैं। एक तो बही खाते बनाते हैं ओरिजिनल जो सरकार को देने हैं, और एक वो जो एक्चुअल में हैं। तो ऐसे 2 चीज़ें बनाते हैं। हुआ क्या कि 25 अगस्त के बाद जब चार्टर्ड अकाउंटेंट भाग गए तो छोटे वाले अकाउंटेंट रह गए। अब उनको ये नहीं पता था भी सरकारी बंदों को हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि वो काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ही होता है कि सरकार को कैसे रिपोर्ट देनी है। ऐसे में क्या हुआ, जितने भी वो 2 नंबर वाले खातों के हिसाब किताब बनाए हुए थे वो सारे ईडी इनकम टैक्स वालों के हाथ में लग गए। जब ईडी इनकम टैक्स वालों के हाथ में लगे तो उनको पता चला भी खाते में तो 1 करोड़ रुपया डाला है, लेकिन एक्चुअल में 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। खाते में 2 करोड़ डाला है, एक्चुअल में 50 करोड़ इकट्ठा हुआ है। तो ये जो खाते डुप्लीकेट और ओरिजिनल अलग अलग पकड़े गए, इस सब के बाद इनकम टैक्स और ईडी ने बड़े स्केल पे डेरे की जांच करना शुरू कर दिया, जिसमें शासत नामजी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का खाता बंद कर दिया, डेरा सच्चा सौदा का खाता बंद किया गया, और शासत नामजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन का। लेकिन खाता बंद होने का मतलब ये नहीं होता भी आप खाता चला नहीं सकते, तो एक अलग खाता खुल जाता है, मेन खाते सीज हो जाते हैं जब तक उसकी जांच ना हो जाए। ऐसे में लेकिन ग्रीनेस का जो खाता था वो सिर्फ भलाई खाता था, वो उसमें कोई संस्था का इंटरनल वर्क था नहीं, क्योंकि ग्रीनेस की कोई अपनी एसेट नहीं है, तो वो सिर्फ समाज भलाई के लिए बनी है और उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए ग्रीनेस के खाते में एक और कारण था कि जो आप पर्चियां कटाते थे, ग्रीनेस की पर्चियां कटती थी, वहाँ पे भी पैसे जमा कराए, तो जो पर्चियां कटती थी उसमें जो मान लो 100 पर्ची कटी है तो पैसा एक ही पर्ची का जमा कराते थे, जो 99 पर्ची हैं उनका पैसा ये खुद खा जाते थे। तो हुआ क्या कि इनकम टैक्स और ईडी वालों के हाथ में वो पर्चियां भी लग गई, भी पैसा तो लिया है लेकिन ये पैसा जमा नहीं कराया बैंक में। तो ऐसे में ग्रीनेस का खाता बंद कर दिया गया बिल्कुल ही भी। ये उसमें करोड़ों रुपए की रसीदें, करोड़ों ऐसे बहुत सारी रसीदों की किताबें मिली जांच डेरा के अंदर से, और उसके बाद ये जांच शुरू हुई भी आखिर डेरे की मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। असल में वो सारा पैसा ये खुद खा रहे थे, इनके परिवार वालों को बांट रहे थे, कैसे करोड़पति बन गए, कैसे 2-2 किले जमीन से 100-100 किले जमीन बन गई। तो ये सारी चीजें हो तो रही थी पर्सनल प्रबंधकों के साथ। अब जब इनकम टैक्स की इंक्वायरी बैठी, उन्होंने बोला भी ये पैसा गया कहाँ। ना तो डेरे ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, ना पिताजी के परिवार ने प्रॉपर्टी खरीदी, ना पिताजी ने प्रॉपर्टी खरीदी, तो फिर ये पैसा गया कहाँ, किस काम में लगा। तो ऐसे में क्या है, अब जांच का जो दायरा है, जो क्या कहते हैं बंदूक है जांच की इनकम टैक्स ईडी वालों की, वो आ गई एडम ब्लॉक के मेंबरों के घरों तक। भैया तुम्हारी प्रॉपर्टियां चेक कराओ। तो जब उनकी प्रॉपर्टियां चेक करने लगे तो ऐसे में इन्होंने सेटिंग करना शुरू किया, और फिर लगा भी इसका भी हिसाब किताब कैसे किया जाए। तो बोले अब इसमें क्या करो, साथ संगत का खर्चा दिखाओ। तो अब संगत का खर्चा भी दिखाओ और इस संगत ने पैसा दिया है ये भी दिखाओ। तो ऐसे में संगत से जबरदस्ती अब ये फार्म भरवा रहे हैं भी हमने इतना पैसा आपसे लिया है, आपके ऊपर इतना पैसा फिर खर्च भी किया है। अब एक तरफ तो इनको ये दिखाना है भी खाते में तो 1 करोड़ है, आया 10 करोड़ है मान लो।
अब 1 करोड़ का हिसाब किताब तो खाते में है, लेकिन जो 9 करोड़ का हिसाब है, 9 करोड़ आया कहाँ से, उसके फार्म आपसे भरवाएंगे। फिर 9 करोड़ खर्चा कहाँ पे, ये फार्म भी आपसे भरवाए जा रहे हैं। तो उसमें आप नशा करते थे, आप नॉन वेज खाते थे, आपको रिहेबिलिटेशन किया गया, आपको नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया, आपके ऊपर खर्चे किए गए, आपको लंगर फ्री में खिलाया गया, मटर पनीर, भूत पिन्ने, काजू कतली, ये सब किस लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ उस 9 करोड़ का हिसाब बनाने के लिए है। लेकिन उसके आड़ में भी आपसे 900 करोड़, 1000 करोड़ जो वसूल रहे हैं कि जी इनकम टैक्स वालों को हिसाब देना है। तो ये सारा धंधा चल रहा है इस तरह से। इस सब के साथ साथ अभी ये क्या है कि इन्होंने हाल ही में पंचकुला में जाके 15 सेक्टर में अपना डेरा लगा लिया है। तो वहाँ पे क्या है, अभी सुबह से शाम तक इनके पास क्या है कि अब टेबल के नीचे से, ऊपर से, दाएं से, खिड़की से, बाथरूम से कोई ऑफिसर आता है, कभी कोई उनका दलाल आता है, कभी कोई आता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे तालमेल, सेटिंग मेटिंग बिठाई जा रही है। अभी इधर से पंचकुला दंगे वाला जो केस है वो भी आगे बढ़ रहा है। इधर से चंडीगढ़ कोर्ट ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, अभी यूपी वाले को पेश करो। तो मतलब ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं और उस सब के बीच इनको हर पार्टी को राजी करना है। आप किसी को ये कैसे बोलें भी हमारे पास तो बंदा ही नकली है और इसको नकली को पेश कैसे करेंगे, असली तो हमारे पास है ही नहीं, हम पेश नहीं कर सकते, नहीं तो पंगा हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें, इधर से इनकम टैक्स सिटी तो ज़बरदस्ती फटाफट से क्या है, अभी अगर आपने ये फार्म भर के नहीं दिए तो एडम ब्लॉक के नमूनों की प्रॉपर्टियाँ जब्त होनी शुरू हो जाएंगी। अब ऐसे में क्या है कि बहुत सारे लोगों से झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप एक ईमेल लिखिए, आप एक चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी आयकर विभाग को लिखो। पंचकुला में शायद मनी माजरा के पास इनका दफ्तर है। जिसको भी पता हो, पंचकुला हरियाणा का जो दफ्तर है वो मनी माजरा के पास पड़ता है। पंचकुला में, गुड़गांव में भी पड़ता है। तो 2 जगह है मेरे ख्याल, हरियाणा पंचकुला के दफ्तर से कंट्रोल होता है। तो वहाँ पे आप एक चिट्ठी लिख के डाल सकते हैं भी इस तरह करके डेरा की मैनेजमेंट आपसे ज़बरदस्ती ये फार्म भरवा रही है। आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, आप कोई रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, आपकी इनकम इतनी नहीं है, आपने डोनेशन नहीं किया, आपसे खाली फार्म ज़बरदस्ती साइन करा लिया गया। क्योंकि कल को जब ये फार्म जमा हो जाएंगे और जमा होने के बाद अगर उन्होंने रिकॉर्ड से, क्योंकि हरियाणा सरकार इसमें बहुत तेज़ है, हरियाणा सरकार तो बहुत जल्दी नाम काटती है। अब पंजाब सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की है, वो भी इस मामले में अपना पैसा बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है भी पैसा कहाँ पे। तो सेक्टर 4 में ऑफिस है, सेक्टर 4 में नहीं है, 4 में होगा शायद। तो जहाँ पे भी है इनकम टैक्स का ऑफिस है, तो वहाँ आप उनके डायरेक्टर के नाम एक लेटर लिखो, इस तरह करके आपके पास ये आपसे फार्म भरवाए जा रहे हैं जो हरियाणा वाले हैं। पंजाब वालों का मेरे ख्याल चंडीगढ़ में होगा, राजस्थान वालों का जयपुर या जोधपुर, जहाँ पे भी होता है वो राजस्थान वाले बता देंगे। ऐसे ही दिल्ली वालों का तो दिल्ली में है ही। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट ईडी के ऑफिस में दिल्ली लिख दो, सेंट्रलाइज इनकम टैक्स को लिख सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट से ही कंट्रोल होता है। तो आप उसमें लिखो भी इस तरह करके हमसे फार्म भरवाए जा रहे हैं, कल को हमारी कोई स्कीम ना कट जाए, हमने कोई ऐसा डोनेशन नहीं दिया, हमने कोई इस तरह से नशा मुक्ति अभियानों में हमने कोई भाग नहीं लिया, हमारे ऊपर डेरा ने स्पेशल कोई खर्चा नहीं किया है और ये सब हमसे फार्म भरवा लिया गया, हमें बताया नहीं गया, हमें कुछ और कह के भरवा लिया गया है। और कल को हमारा कोई फार्म ऐसा आता है, हमारा आधार कार्ड यूज़ होता है, आधार नंबर यूज़ हो जाता है, तो इस सब की हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई भी जमा कराए तो उसकी होगी, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। तो आप तमाम लोग ये लेटर जिन्होंने भी फार्म दिया है उनको बताइए, क्योंकि क्या अभी कुछ नहीं है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है इस देश में, धीरे धीरे क्या है लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, तो जो स्कीम वाले लोग हैं, फैसिलिटी वाले लोगों, सरकार पैसा कहाँ से बचाएगी? तो सबसे पहले जिनको फैसिलिटी मिल रही है और वो उस कैटेगरी में अगर नहीं आते तो उनको काट देगी। तो उनको चाहिए बहाना आप ही का साइन किया हुआ एफिडेविट, आपका साइन किया फार्म, आपके आधार कार्ड की कॉपी जो एडम ब्लॉक जमा कराएगा वही आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। तो ये चीज़ आप सीरियसली लें इसको भी। कल को देखो हर तरह की स्कीम है, हर तरह के कैटेगरी में आता है। किसी को प्लॉट आसानी से मिल जाता है कि उसमें प्लॉट भरने की कैटेगरी होती है, भी आप हुड्डा के प्लॉट भर सकते हैं, या जो भी अर्बन स्टेट के प्लॉट्स आते हैं इस तरह जो प्लॉट कटते हैं। प्रॉपर्टी में कईयों को टैक्स की छूट होती है, कि जो रजिस्ट्री में टैक्स की छूट होती है, जॉब रिजर्वेशन होता है, बीपीएल फैसिलिटीज़ में बहुत सारे गैस, चूल्हा, गैस की, चीनी, अनाज, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अलग अलग तरह से गवर्नमेंट की चल रही हैं। मकान बनाने में सब्सिडी, सोलर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की सब्सिडी है। तो सारी चीज़ें
भी आपकी किसी न किसी तरह से जुड़ी हैं कईयों काफ़ी लोगों की, तो आप ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, चाहे फेसबुक पोस्ट डालें, चाहे आप डायरेक्ट इनकम टैक्स को लेटर लिख दें भी ऐसे ऐसे अगर आपके इलाके में हुआ है, जिससे क्या है भी इनका तो कुछ नहीं जाएगा, इन तो सेटिंग करनी है अफसर ने। क्या आजकल तो अफसर इतने ज़्यादा ईमानदार हैं कि आप देख ही रहे हैं जंतर मंतर पे चल रहा है, और इतना सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। और इधर यहाँ तो गुमनाम चिट्ठी में ही सब कुछ चला दिया, सीबीआई भी लग गई, हाई कोर्ट भी बैठ गई, सभी को आफत लगी थी, फर्जी गवाह भी जेब सब कुछ आ गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे में कब आपके ऊपर गाज गिरवा दें बिना मतलब, तो पिताजी ने तो वैसे ही वचन कर रखे हैं भी ये तो आपको मझधार में ले जाके डोबेंगे, तेल दे देंगे जहाँ से आप निकल भी ना सको। तो अब पिताजी के वचन तो पूरे होने ही, क्योंकि आपने इनका साथ जो दिया है। अब ये साथ क्यों दिया? एक तरफ तो इन्होंने पहले पाप किया, आपका पैसा खा लिया, जो डेरे का पैसा खाया वो पाप किया, फिर वो पैसा अपने परिवार पे लगाया दूसरा, तीसरा अब आप उस पैसे को बचाने के लिए जो फर्जी फार्म भर रहे हो, तो आप उस पैसे के लूट में बराबर का भागीदार बन रहे हो इस सब में। तो ये चीज़ें मतलब आध्यात्मिक तौर पे भी आप डेरा के पैसों को जो लूटा है, जिसने लुटेरों को बचाने के लिए आप ये काम कर रहे हो, तो आप उनके पाप में बराबर के भागीदार बनते हो। तो इस सबसे भी बचे। बात आ रही है डेरा के अंदर लड़ाई झगड़े की। हाल ही में क्या है, डेरे में बहुत सारे तरीके से उथल पुथल मची हुई है, जो खास तौर पे सिरसा, जितनी जानकारी मुझे मिल रही है हमें, तो उथल पुथल क्या मची हुई है कि हाथापाई तक नौबत आ गई है। अब नौबत इस तरह से आ गई है, आए दिन लोग लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते ये लड़ाई नीचे से लेके ऊपर तक के लेवल पे है, और इतना है कि लात थप्पड़ घुसे मुक्का सब चल रहा है। और हालत यह है कि कभी कभार तो पुलिस बुलानी पड़ जा रही है, और फिर पुलिस बुलानी पड़ती है तो जो लोग पकड़े जाते हैं, कोई किसी की कोई शिकायत लगा रहा है, कोई किसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ। अभी क्या है कि सारी प्लानिंग इस तरह से चल रही है भी, राजनीतिक विंग अलग अपने ट्रैक पे चलना चाहता है, क्योंकि विंग तो हो गया डिसॉल्व। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कई सारे ग्रुप्स हैं, वो सारे ग्रुप्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं, और सिर्फ एक ही ग्रुप सर्वाइव करना चाह रहा है। लेकिन जो बाकी ग्रुप्स हैं अब उसमें सब में उथल पथल मची है, तो हाथापाई की नौबत आम तौर पर आने लगी। ये आम ही चीज़ें हो रही हैं। नतीजा ये हो रहा है कि अब ये हाथापाई की घटनाएं कई सुनने में आई हैं, जो हुई हैं, उसके बाद क्या है कि जो बाहर के ग्रुप्स हैं, इनकी पुलिस पॉलिटिक्स में अच्छी सेटिंग्स हैं। ये तरीके से क्या है कि पुलिस पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उल्टे सीधे तरीकों से, अब अलग अलग लोगों को फंसाने में, इंटरनली आपस में। उसमें क्या आए दिन पुलिस की कोई ना कोई इंक्वायरी आ रही है, कोई किसी को फंसा रहा है। तो नतीजा क्या हो रहा है, अब इनको लगता है कि पुराने जितने भी सेवादार हैं, किसी भी समितियों के प्रबंधक हैं, या समितियों के जिम्मेदार, या समितियों में जो पुराने सेवादार लगे हैं, इन सबको उठा के बाहर फेंक दो। तो मतलब क्या है कि आप दुनियावी तौर पे कैसे समझें कि डेरा में मान लो 700 एकड़ ज़मीन है, तो अलग अलग समितियों के अलग अलग कैबिन मतलब एरियाज बटे हुए हैं। तो जहाँ वो समितियाँ चलती हैं, जैसे लंगर खाने वाली खिलाने वाली समिति, पानी वाली समिति, और दवाइयों वाली समिति होती है, पंडाल समिति होती है, पैरे वाली समिति होती है, तो इसके अलावा सामान समिति होती है, मोबाइल समिति होती है, और कैंटीन समिति, कैंटीन वाले होते हैं, और ट्रैफिक वाले होते हैं। ऐसे बहुत सारी समितियां, टेंट वाली समिति होती है। तो ये सारे समितियों वाले अलग अलग हैं, इन सबको अलग अलग एरिया, जिनके स्टोर रूम्स हैं, अलग अलग सब कुछ दिया हुआ है। तो उसमें क्या है कि पुराने समय से सेवादार रह रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। इधर पैरेलल क्या है कि उस सब में एडम ब्लॉक ने क्या कर रखा है, सब ने अपने अपने बुर्गे बिठाए हुए हैं। किसी ने किसी एरिया पे कब्जा किया हुआ, किसी ने किसी एरिया पे। भी ये हमारा एक तरह से गढ़ है, भी यहाँ से हमें कोई हिला नहीं सकता। और ये आमतौर पे प्रैक्टिस में भी होता है, भी कहीं भी कुछ भी हो तो जो पुराने लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अचानक से सारा काम छोड़ देते हैं, जिससे सारा सिस्टम पैरालाइज हो जाए, मतलब रुक जाए, काम चले ही ना। और 29 अप्रैल में जो लंगर नहीं मिला 1/4 संगत को या 1/3 संगत को, वो एक एग्जाम्पल नमूना भी था, जिसमें अचानक से काम छोड़ दिया सबने और संगत के लिए लंगर ही नहीं बना। तो ये इंटरनल फाइट का एक नमूना जो है वो ये है कि धीरे धीरे सिस्टम को इस तरह से मतलब कसा जा रहा है। और उसमें क्या है कि पुराने सेवादारों को अब ये बोल दिया है भी आप डेरा से निकलो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है उसमें, मान लो एक समिति है, आप मान लो चरणोमासी की समिति है, वो समिति में क्या बहुत सारे लेडीज़ हैं, उन्होंने उनके अंदर बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहनें हैं, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट कब्जाए हुए हैं। अब उनको बोला भी तुम यहाँ से निकलो। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो सारी जितनी भी लेडीज़ हैं वो सारी क्या हैं, या तो होमोसेक्सुअल हैं, या फिर तलाकशुदा हैं, या फिर उन्होंने शादियाँ कराई नहीं हैं, या फिर वो जैसे कहते हैं घर से झगड़ के आ गई हैं, इस तरह की लेडीज़ हैं। तो उसमें मिक्सअप है सारा कुछ अलग अलग। अब उनको क्या, ना तो वो घर जाने लायक हैं, ना वो डेरे में रहने लायक हैं। लेकिन अब ऐसे में खींचतान चल रही है।
अब कौन किसके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा है, ये छेड़खानी समिति, वो तो चरणवासी की समिति है ही है। तो मतलब कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। हालत ये हो रही है भी आए दिन झगड़े हो रहे हैं, कभी कोई पकड़ा जाता है, कभी कोई, कभी किसी को उठा के जी मुंबई भेज दो, यहाँ तो पुलिस इसको पकड़ लेगी। मुंबई डेरा इन्होंने अच्छा पकड़ रखा है कि मुंबई जाके छोड़ दो भी, वहाँ तो नहीं बचेगा कोई का जी। तो लड़की मतलब अभी क्या आमतौर पे सारी चीज़ें चल रही है, कोई किसी को किसी की लड़की के साथ पकड़वा देता है भी, देखो ये लड़कीबाजी कर रहा है। लड़कीबाजी करना गुनाह नहीं है कानून में, लेकिन जब तक लड़की शिकायत ना कर दे। लेकिन अब डेरे के कानून में तो वो गुनाह है ही है, क्योंकि डेरे में तो पाप माना जाता है इस चीज़ को। पर वो तरीके से क्या है अभी एक दूसरे को चल रहा है में, उसमें क्या है अभी अब गिरोह से बन रहे हैं। गिरोह में हालत ये है अभी, अब मैडम ब्लॉक की मैडम के भी जूते बजने की खबर है, अभी अच्छा खासा जूता बजा है। और अब लेकिन अब ये सोचने जो ज़्यादा अंधभक्त हैं वो ये सोचिए बैठ के भी, अब ये कौन सी भक्ति की लीला रचा रही है। अब यूपी वाला बचा ले उसे जाके, उसने तो समुद्र के समुद्र भी, तो इस जैसी तो भगत पैदा ही नहीं हो सकती, इतनी भक्ति करनी पड़ती है। ये भक्ति का तो ये हाल है, बिरा चलता चुंगी क्लर्क उसके थपेड़े मार के जा रहा है। तो खैर अभी कितना सच्चा नहीं है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं वो इसी तरह की हैं। और इतना है कि आप गाली गलौच भी इस लेवल का है कि मतलब आमतौर पे सभ्य तो हम दे ही नहीं सकते, और कैमरा पे तो बिल्कुल ही नहीं। तो इस लेवल पे चीज़ें जब शुरू हों तो आप सोचो भी कौन सी भक्ति कौन सी, ये सब तो सारा सत्ता का खेल है। अब जूता बज ही रहा है, कहाँ तक बजेगा पता नहीं, हमें तो क्या लेना है। लेकिन इस सब में क्या है अभी, अब इनकी दूसरी तरफ से वो पंचकुला में जो चल रही है नौटंकी। तो खैर हमारा जो मसला है वो सिर्फ इतना है भी, साथ संगत बहुत सारी कॉल कर रही है अलग अलग, खास तौर पे फॉर्म के पीछे जो फार्म भरवाए जा रहे हैं। तो इस फार्म वाले में आपको बार बार कह रहे हैं भी, आपके साथ अगर आपने भर दिया है या आपके किसी जानने वाले ने गलती से भर दिया है तो आप इनकम टैक्स को चिट्ठी लिखो, और आपने अपना स्टेट का इनकम टैक्स होता है, अगर नहीं है तो दिल्ली सेंट्रल इनकम टैक्स होता है। आपके घर में कोई 10वीं 12वीं पास भी पढ़ा लिखा बच्चा हो तो वो आपको इंटरनेट पे गूगल पे इनकम टैक्स वालों के दफ्तर का पता निकाल के दे देगा, और ये आपने इनकम टैक्स के डायरेक्टर के नाम पे लिखना है। और उनको ये लिखना है भी हमने डेरे ने हमारे ऊपर ऐसा कोई खर्चा नहीं किया है, जो हमसे फार्म में खाली फार्म हमसे भरवाए गए हैं और हमें कुछ और कह के भरवाए गए हैं भी ये पैरोल से संबंधित है, गुरुजी की पैरोल है। आप यकीन मानिए डेरे के पैसे से हजूर पिताजी की प्रॉपर्टी में कोई इजाफा नहीं हुआ है, इसलिए इनकम टैक्स की कोई इंक्वायरी हजूर पिताजी पे नहीं चल रही है। क्योंकि जो पैसा आया है सरकार को यही पूछना होता है पैसा गया कहाँ। अब ये पैसा कहीं ना कहीं तो लगा, या तो प्रॉपर्टी में लगा या सामान खरीदा, तो उसकी जांच होती है। जांच में ना तो शाही परिवार की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी पाई गई है और ना ही हजूर पिताजी की प्रॉपर्टी पाई गई है। लेकिन जिनकी पाई गई है वो है भिखारी लोग, जिनके पल्ले कुछ नहीं था और आज 500 700 करोड़ की, हजार करोड़ की प्रॉपर्टियां बनाए बैठे हैं। तो अब जब उनकी प्रॉपर्टियों की गर्दन पे हाथ आ रहा है, उनकी गर्दन पे हाथ आ रहा है, तो वो आप लोगों से फार्म भरवा के अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये साफ, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही पूछेंगे भी ये 10 करोड़ रुपया, ये 50-100 करोड़ रुपया कहाँ गया, और कहाँ गया वो दिखा रहे हैं जी आपके ऊपर लगा, तो आपके ऊपर कहाँ लगा। तो ये चीज़ आपसे वो लिखवा रहे हैं भी, आप लिख के दे दो भी आपके ऊपर लगा। फिर कभी वो किसी तरीके से लिखवा रहे हैं, कभी किसी तरीके से, तो आप इन चीज़ों से बचें। कल को यही इनकम टैक्स जब आपके ऊपर आपकी गर्दन दबोचने लगेगा भी आपकी इतनी आमदनी है, आपकी इनकी आमदनी कैसे है, आपने लिख कर दिया है, तो ये एफिडेविट है आपका हमारे पास आया, तब आप क्या करेंगे, तब आप वो मुकदमा जो एडम ब्लॉक के ऊपर डेरे का पैसा लूटने की वजह से होना चाहिए, वो मुकदमा आपके ऊपर उठ के आ जाएगा भी आपके पास पैसा कहाँ से आया। तब आप क्या जवाब देंगे इनकम टैक्स को, ये सोच लीजिएगा, क्योंकि ये कोई आपसे पूछ के रकम नहीं भरेंगे। इन्होंने तो 10 लाख भर देनी है, तो आप 10 लाख का हिसाब कहाँ से देंगे। ये तो बोल देंगे जी उन्होंने 10 लाख भर के दिए, 10 लाख दिया, हमें क्या पता, उससे पूछो जाके जिसने 10 लाख दिया है। तब आप कैसे बताएंगे कि मैंने 10 लाख कहाँ से दी है, जब आपकी आमदनी 2 लाख रुपए है। तो फिर आपकी प्रॉपर्टी जब तो आपके ऊपर मुकदमा चले, आप जेल में जाएं, तो बेटर है अभी भी आपके पास समय है, भी इनकम टैक्स को आप शिकायत करो, ये लिख कर दे दो कि भैया ऐसे हमसे करवाया गया और ये लोग हमसे करवा रहे हैं। और उसमें आप खास तौर पे डेरा की मैनेजमेंट का नाम जरूर लिखें, क्योंकि 45 मेंबरों के ऊपर वो मुकदमे नहीं है, वो डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगा। तो आप उसमें डॉक्टर PR नैन और ये हनीप्रीत का खास तौर पे नाम लिखें, क्योंकि आधिकारिक तौर पे कागजों में यही जिम्मेदार है। हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा पुत्री रामानंद तनेजा, ये उसका नाम है। पृथ्वीराज नैन, डॉक्टर पृथ्वीराज नैन है, डेरा की चेयरपर्सन है कागजों में। तो इन दोनों की ही जवाबदेही है कानून में, इन्हीं का नाम लिख के आप लिखिए, इनकी तरफ से
जो लोग भेजे जा रहे हैं वो ये काम हमसे करवा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा फार्म हमारे नाम का आता है तो हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सब आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई सवाल हो तो अब आप पूछ लें 1-2 मिनट। थोड़ी तबीयत आजकल मौसम बिगड़ा हुआ है, बदलता रहता है तो गर्म सर्द वगैरह हो रहा है, तो इसलिए लाइव नहीं हो पा रहे हैं, जान उतना नहीं बोल पा रहे। तो अनु मदारी 45 मेंबर का नाम भी है, बिना दूध गाय बकरी का व्यापारी है। तो इतना तो नहीं जानकारी है अभी, तो वो क्या है अभी सारे ही हैं। तो समुद्र खाली होगा तो रोडे तो सबके बजने हैं, वहाँ पत्थर ही हैं, वहाँ कौन सा इनको हीरे मोती मिलने हैं। जैसे समुद्रों में रोटियां नहीं मिल सकती, वहाँ पे हीरे मोती कहाँ से मिलेंगे। तो कोई सवाल आपका हो, सवाल कीजिए जी, एक कमेंट्स आपसी बातचीत बाद में कीजिए। किसी का कोई डाउट हो तो आप वो लिखने दीजिए उन्हें। तो चलो, लगता है कोई ऐसा है नहीं है। तो जश्न ज़्यादा मनाया जा रहा है, जूते किसी के बचे किसी को मज़ा आ रहा है। क्या पंचकुला के जिम्मेदारों के भी नाम आए हैं? देखो जी, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सही बताऊं तो वहाँ पे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें हो रही हैं। अब ऐसे में क्या है कि हमारे जैसों के लिए पुलिस वालों की चाबी कस देते हैं। ये जैसे चाबी वाला खिलौना होता है ना, वो चाबी कस दो, डमरू डमरू कुछ ना कुछ बजाता रहता है। इसी तरह है कि ये पुलिस वालों की चाबी कस देते हैं। पुलिस वालों को पता तो होता नहीं भी इनका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, और वो भी वहाँ पे क्या सिपाही लेवल के लोग होते हैं, उनको कौन सा इतना कानून का पता होता है। वो उठा के फ़ोन मारते रहते हैं इधर उधर लोगों को डराने के लिए। तो कुछ वही ड्रामा इनका चलता रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक जो और जानकारी आपको देना, अगर आपको ये लगता है भी अगर आप यूपी वाले के खिलाफ कुछ बोलोगे, जो ये सैंपल लेके आई है हनीप्रीत, और आपके ऊपर कोई मुकदमा हो जाएगा, तो क्योंकि बहुत सारी साथ संगत डरती है भी अगर हम यूपी वाले के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, धार्मिक भावना भड़काने का वगैरह वगैरह। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने, पंजाब हरियाणा में खास तौर पे हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने एक आदेश पारित किया हुआ है इस मसले को लेकर। और उस आदेश में ये लिखा हुआ है भी डेरा जो है वो ना तो कोई धर्म है, और डेरा किसी धर्म को प्रस्तुत नहीं करता, किसी जात को प्रस्तुत नहीं करता। जबकि जो एक कानून है ये एक पर्टिकुलर धर्म और पर्टिकुलर जाति के लिए ही बना है, पर्टिकुलर क्लास के लिए, मतलब एक कम्युनिटी, एक समुदाय के लिए। मान लो कोई जी जाट समुदाय है या ऐसे किसी समुदाय के लिए, तो डेरा ना तो किसी समुदाय को प्रस्तुत करता है और ना ही किसी एक धर्म को प्रस्तुत करता है। इसलिए डेरा के मसले में 295 जो ये धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा है, ये दर्ज नहीं हो सकता। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर ही है तो कितना मर्जी पुलिस जोर लगाए, ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो हमें किसी वकील ने अवेलेबल करवाया है ये ऑर्डर, तो हमें तो नहीं जानकारी थी, लेकिन उसमें लिखवाया है क्योंकि हरियाणा सरकार ने खुद ये लिख कर दिया हुआ है अपनी एक रिपोर्ट में भी डेरा किसी एक धर्म का नहीं है और डेरा किसी एक जाति का नहीं है और किसी एक समुदाय का नहीं है। ऐसे में अगर कोई इंसा जो है वो इंसा कोई रजिस्टर्ड समुदाय नहीं है। ऐसे में अगर डेरे का कोई ये कहे भी डेरे का बंदा खड़ा होकर जी मेरी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा दी, तो वो ये कैसे कहे भी डेरे का धर्म कौन सा है और डेरा कौन सी बिरादरी का है। तो इसलिए 295 धारा के अंदर इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो अगर आपको जमहूरियत यूपी वाले को कोई भी गाड़ी देनी है या कुछ भी बोलना है तो बेधड़क आप बोल सकते हैं, उसके ऊपर कानूनी तौर पे मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ये पुख्ता तौर पे साबित ना हो जाए भी ये असली नकली है या नहीं। और वो तभी हो सकता है जब यूपी वाला खुद अदालत में जाके खड़ा हो जाए, ये मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरा मुकदमा दर्ज करो, वो तभी हो सकता है। तो खैर, इसलिए आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं भी आए दिन ये कई बार कई संगत को थानों से फ़ोन कराते रहते हैं जी आप धार्मिक भावना भड़का रहे हो वगैरह वगैरह। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है हमारे खिलाफ। इन्होंने दर्जनों जगह पर्चे दिए थे, उन दर्जनों जगह अब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर ही हमने चलाया है। तो वो पुलिस वालों ने सारी जगह इंक्वायरी बंद कर दी है। उनको जब हाई कोर्ट का ऑर्डर दे दिया, उन्होंने बोला भी जब हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है तो आप कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कैसे पर्चा डाल दोगे। तो इसलिए आप इस चीज़ में बेफिक्र रहिए। अगर आपको कभी कुछ लिखना भी होता है इनके बारे में, जमहूरियत यूपी वाला के बारे में, तो आप बेधड़क होकर लिखिए। अगर आपको लगता है कोई पुलिस वाला आपको इस बात पे परेशान कर रहा है भी आप
धार्मिक भावना भड़का रहे हो उसको नकली कह के, तो उसको लेके हम आपको वो हाई कोर्ट का ऑर्डर उपलब्ध करा देंगे, जो हरियाणा सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया है और हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में लिखा है। तो दोनों चीज़ें आपको दे देंगे। हरियाणा पुलिस तो एटलीस्ट दर्ज नहीं कर सकती, एक आधा इन्होंने किया है, वो भी हमें पता नहीं था, वरना पहले दे देते। तो लेकिन अब हमने पुलिस वालों को बता दिया है, वो बोल रहे हैं अभी इसकी क्लोजर रिपोर्ट हम डाल देंगे, अभी ये मुकदमा आगे नहीं चलेगा 295 वाला। तो खैर ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं, अभी कई लोगों का फ़ोन आया पिछले 2-3 दिनों में कि जी इस तरह से पुलिस वालों से फ़ोन करवा देते हैं भी, तो धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो आपको कोई भी ऐसा पुलिस वाला हरियाणा पंजाब में खास तौर पर डराए कि जी आपने डेरा कि इसको यूपी वाले को नकली कह के धार्मिक भावना भड़काई है, तो आप हमें उसी टाइम बताएं, हम आपको हाई कोर्ट का वो ऑर्डर अवेलेबल करा देंगे। लेकिन हमें ये जरूर बताएं भी कौन से थाने में आपके खिलाफ क्या शिकायत दी गई है। तो खैर ये चीज़ सच से जो सच है, नकली को नकली कहेंगे और डंके की चोट पे कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सवाल मुझे लगता है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो खैर ये चीज़ें हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कोई भी फालतू फार्म आपसे भरवाया गया, आप इनकम टैक्स ईडी को कहीं मैनेजमेंट ये ना कह दे कि हम जुपिटर चोर हो लाइव कार्यक्रम सुबह फेसबुक पे बता दिया करें जी। ऐसा जी मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरा कोई ऐसा डिसाइड नहीं होता कि इसी दिन लाइव करना होता है, वो तो अचानक से कोई टॉपिक आ जाए, कोई बात आ जाए, कई 3-4 फ़ोन कॉल्स आ जाएं, परेशानी हो किसी संगत को किसी बात को लेके, कोई जानकारी ना मिल रही हो, तो ही हम प्लान करते हैं। कोई हमारा ऐसा नहीं है कि पहले हम एजेंडा प्लान करेंगे फिर हम आएंगे। तो हमें तो जो जानकारी संगत की तरफ से आती है, हमें लगता है भी ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर टेक्स्ट लिख के डालना होता है हम लिख के डाल देते हैं, ज़्यादा बड़ी जानकारी होती है समझानी होती है तो लाइव पे समझा देते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो चल रही हैं। और इसके अलावा बहुत सी साध संगत ने सुमरन शुरू किया हुआ है, सुमरन कर रही है साध संगत अब नियम से, और आधा घंटा सुबह शाम, तो रात में 9 से 10 बजे के बीच आधा घंटा, और सुबह 3 से 3:30 बजे। अगर आप भी ये सुमरन कर रहे हैं लगातार आप करते रहिए। अगर आपको नियमबद्ध होकर करना है तो एक ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक का, तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहें, जो आप नियम से अगर करें तो उसमें हाजिरी मतलब बताना पड़ता है आपको कि आपने किया या नहीं किया, तो वो अगर आप करना चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन आप सुमरन कर रहे हैं तो करिए, नहीं कर रहे हैं तो वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नियम अनुसार एक कोई संकल्प लेके जैसे साथ संगत मिलकर सुमरन करती है किसी संकल्प के साथ, तो संकल्प के साथ वो सुमरन कर रही है। तो बाकी फ़ोन नंबर आपको पेज पे दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं को जो भी व्यक्ति ग्रुप में जुड़ना चाहे जैसे भी। तो और कोई जानकारी देखो भी ऐसा कोई सवाल तो नहीं है। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सामने आए, जल्दी से जल्दी आए और हजूर पिताजी हम सबके बीच हों। तो इसी आशा के साथ हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी 2 चीज़ें और याद आ गई। एक तो ये कि हाल ही में अभी ये नई हवा बना रहे हैं जी, भंडारा करना है, पैसे चाहिए। पैसा भी बहुत सारी जगहों से लिया जा रहा है रेगुलर भंडारों के नाम पे, और हालांकि दिख ही रहा है आपको, देते तो कुछ है नहीं, खाते खाते ही हैं। और फिर आपसे फार्म भर मतलब पैसा भी आप ही से लेना है, फिर आपसे फार्म भी भरवा लेना है, भी आपके ऊपर पैसा खर्चा किया है। तो मतलब ये सारी चीज़ें चली रही हैं। इन सब के बीच कल को मान लो हमें जो जानकारी है भी यूपी वाले को भी एक पैरोल मिलनी है। पैरोल तो उसने कौन सा जेल से आना है, वो तो मेकअप करके तैयार करके खड़ा करना है, पिताजी ने तो आना नहीं होता। तो वो सारा सरकारी 3-4 अफसर जो भी मिले हुए हैं सब कर रहे हैं काम, सरकार मिलके कर रही है। और सरकार किस लेवल तक कर सकती है तो ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अब द केरला स्टोरी नाम की एक फ़िल्म आई है, सोचो जो चीज़ हुई नहीं उसके ऊपर फिल्म भी बना दी, और फिल्म बनाने के बाद प्रधानमंत्री उस फिल्म के बारे में चुनाव में चर्चा भी कर रहा है। तो सोचो भाई गप पेलने में तो सरकार, इससे बड़ी सरकार कोई है ही नहीं, और अत्याचारी और पाप करने में तो वैसे सत्ताधारी भारत के इतिहास में पैदा नहीं हुए, तो कलयुग चरम सीमा पे है ही।
तो खैर, क्योंकि बहुत सारी आम जनता को तो आध्यात्मिक दुनिया की नॉलेज ही नहीं होती कि आध्यात्मिक दुनिया में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है। तो ऐसे यही तो कलयुग है जहाँ पे पाप पुण्य की परिभाषा ही नहीं पता होती और बड़े से बड़ा पाप इंसान आसानी से कर जाता है। ऐसे में इनको आखिरी पैरोल का करना है 30 दिन का, लेकिन वो आखिरी पैरोल इतनी सिंपल नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद 2024 का चुनाव आने लगेगा और उससे पहले इनको यूपी वाले का ये प्रोपेगेंडा भी खत्म करना है, ये एजेंडा खत्म करना है, और इस सब का जो भी नौटंकी है इसको खत्म करना जरूरी है। ऐसे में संभव है भी ये यूपी वाले के साथ कोई वारदात दिखा के आपको उकसाने की कोशिश करें, यूपी वाले की तरफ से कोई वारदात किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ प्लान भी कर ले। तो किसी भी स्तर की साजिश ये रच सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा झूठ है जहाँ पे मुख्यमंत्री से लेके तमाम जितने भी अधिकारी हैं जो इसमें शामिल हैं उनको देशद्रोह के केस में उम्र भर के लिए जेल में डाला जा सकता है, जिन्होंने इतना बड़ा किया धोखा। ऐसे में इनको यूपी वाले का कैरेक्टर बिल्डअप तो इन्होंने कर दिया, तो डिस्ट्रॉय करना भी जरूरी है। और डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको कल को दिखाया जाए, देखो जी ये सब हुआ, ऐसा सब कुछ हुआ, तो इस सब में आपने उलझना नहीं है और सबको लेके सतर्क रहना है, क्योंकि ये नौटंकी सबको मालूम है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो समझदार अफसर है सबको। लेकिन क्या है, उन सबका जोर ये लगा हुआ है विकास लोगों के दिमाग से ये निकल जाए भी ये नकली है, इसी सब में जोर लगाए हुए हैं। और हमारे पीछे भी वो इसीलिए पड़े हुए हैं भी ये नकली बोलना बंद कर दें और इस सब में जोर लगाए हुए हैं ताकि ये साजिश अंजाम दे दें। और उसके बाद क्योंकि 24 के चुनाव के अंदर पुलवामा जैसे मान लो फौजी मरवाए जा सकते हैं देश के, तो आम जनता मरवाने में कौन सी बड़ी तोप है। फौज का तो हालांकि सिस्टम हथियारों के साथ होता है, जब वो मरवाए जा सकते हैं तो आम जनता भी मरवाई जा सकती है। तो ऐसे में कुछ नहीं पता किस रूप में कब कौन सी साजिश आपके सामने आ जाए, तो सतर्क रहिएगा, कोशिश कीजिएगा डेरे जाना आप अवॉइड करें। अभी देखो, हमने आपको पहले कभी ये नहीं कहा अभी डेरे ना जाइए, लेकिन आपको ये स्पेशल इसलिए कह रहे हैं कि डेरे में हालात वैसे नहीं है इस समय। डेरे में आपसी हालात भी बिगड़े हुए हैं और साजिशें भी बहुत हद तक बहुत एक्सट्रीम लेवल की हैं, जहां पे कब किस तरह की घटना घटे कुछ कह नहीं सकते। तो आप कोशिश करें भी डेरे ना जाएं, खास तौर पे अब जब तक ये सिस्टम 2024 का चुनाव नहीं हो जाता। अवॉइड करें, नहीं कर सकते वो आपकी इच्छा है, लेकिन हमारा सिर्फ सुझाव देना है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कहते हैं आप पूजा पाठ या भक्ति या डेरे में दर्शन करने ना आए, आप रैंडमली आए, आप भीड़ का हिस्सा बन के ना आए, आप खुले दिनों में आके दर्शन करके चले जाएं, माथा टेक के जाना चले जाएं, पैसा तो यहाँ वैसे भी नहीं चढ़ता है। तो ये सब आप काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे बड़े बड़े भंडारे इकट्ठ इन सब का हिस्सा ना बने, क्योंकि जो हमारे पास अलग अलग तरीके से जानकारियाँ आ रही हैं 24 के चुनाव से पहले कुछ भी ये कर सकते हैं। तो ऐसे में बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा। हजूर पिताजी कहते हैं भी मस्त रहना और होशियार भी रहना है, तो होशियारी रखिएगा, मस्ती रखिए अपनी जगह। बाकी मस्ती तो यूपी वाले के चेलों को चढ़ी है, अपने को थोड़ी चढ़ी है जो समझदार है। तो बेवकूफ़ हैं जिनको मस्ती चढ़ी है, समुद्र के समुद्रों में से पत्थर नोच नोच के खा रहे हैं। तो खैर, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन।